हेलो फ्रेंड्स, आई एम कल्पना पाटीदार। वेलकम टू नॉलेज भारती। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बाल विकास शिक्षा शास्त्र पेडोगॉजी जो स्पेशल एमसीक्यू सीरीज फॉर एमपीटेट जो संविधा शिक्षक वर्ग 3 के लिए ये सेशन स्टार्ट किया है, जिसमें हम बाल विकास शिक्षा शास्त्र के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज हम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आरटी एक्ट पे भी हमने क्वेश्चन सॉल्व करे थे, जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उस पर भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। और ये एनसीएफ 2005 की आवश्यकता क्यों है उसके आज जानेंगे और उस पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और एनसीएफ 2005 के भी हमने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं पहले भी। एनसीएफ 2005 की आवश्यकता क्यों पड़ी, जिसमें हम नैतिक एवं मानवीय मूल्यों में वृद्धि करने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 की आवश्यकता पड़ी, जो कक्षा में शिक्षण को प्रभावशाली बनाने हेतु नवीन पाठ्यक्रम की आवश्यकता पर बल देने के लिए एनसीएफ 2005 लाया गया। विद्यार्थियों की जरूरतों एवं रुचि को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम के निर्माण की आवश्यकता के लिए एनसीएफ 2005 तैयार किया गया। अध्यापकों की संतुष्टि के लिए, पाठ्यक्रम निर्माण में उनकी सहायता प्रदान करने के लिए और शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु शिक्षण विधियों में सुधार एवं विकास हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की आवश्यकता का होना जरूरी है, क्योंकि भाषा समस्या के निदान हेतु नवीन राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना की आवश्यकता पड़ी, जो एनसीएफ 2005 में भाषा समस्या के निदान हेतु आवश्यक है। पाठ्यक्रम में नवीन तथ्यों एवं शोध कार्यों के निष्कर्षों को शामिल करने हेतु और अभिभावकों को संतुष्टि प्रदान करने हेतु एनसीएफ 2005 लाया गया, जिसमें बच्चों को बिना बोझ के शिक्षा देने के लिए कहा गया है। एनसीएफ 2005 में 5 सिद्धांत दिए गए हैं। पहला सिद्धांत है बालकों की परीक्षा प्रणाली को लचीलेपन से युक्त करना तथा कक्षागत गतिविधियों से जोड़ना। दूसरा है बालकों के संपूर्ण ज्ञान को विद्यालय या पाठशाला के बाहरी जीवन से जोड़ना। जो बच्चे रहते हैं उनके संपूर्ण ज्ञान को केवल विद्यालय तक ही नहीं सीमित करना चाहिए, उसके बाहरी जीवन से भी जोड़ना चाहिए। तीसरा है बालकों की शिक्षण प्रक्रिया रटंत पद्धति से मुक्त करनी चाहिए। कोई भी चीज बच्चों को रटना नहीं चाहिए और शिक्षण प्रणाली को रटन पद्धति से मुक्त करना चाहिए। चौथा है बहुमुखी या चहुमुखी विकास के लिए आधारित पाठ्यक्रम निर्धारित होना चाहिए। पांचवा है बालक में एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास हो जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय समस्याएं शामिल हो। तो बच्चे का ऐसा विकास हो जिससे वो प्रजातांत्रिक एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय समस्याएं शामिल कर उनका हल कर सके। तो ये 5 सिद्धांत दिए गए हैं एनसीएफ 2005 में। और इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, इसमें बालक में विचार तथा कर्म की स्वतंत्रता देने का उद्देश्य है, दूसरों की भलाई के प्रति तत्परता, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी की प्रवृत्ति और नवीन परिस्थितियों से सामना करने की क्षमता विकसित करना। और पांचवा है बालकों को सामाजिक बदलाव के लिए तत्पर बनाना। तो ये एनसीएफ 2005 में शिक्षा संबंधित उद्देश्य हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एनसीएफ 2005 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक एनसीएफ 2005 के जितने भी क्वेश्चन बने हैं या एग्जाम्स में आए हैं, हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इसके पहले वाले वीडियो में भी हमने एनसीएफ 2005 के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और दो तीन वीडियो में हम पहले भी एनसीएफ 2005 के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और एनसीएफ 2005 से एक क्वेश्चन आता ही है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें और ये वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे उनको भी पता चले कि संविधा वर्ग 3 के लिए सेशन चलाया जा रहा है, जो पेडोगॉजी या बाल विकास शिक्षा शास्त्र के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। इसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 है एक सहशिक्षक कक्षा में शिक्षक लड़कों से यह कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। यह टिप्पणी, आगे ऑप्शन पढ़ते हैं क्या दिए गए हैं। ऑप्शन ए है जातीय भेदभाव का परिचायक है। एक कक्षा में शिक्षक बोल रहे हैं कि लड़का बनो, लड़कियों जैसे व्यवहार मत करो, तो यह जातीय भेदभाव का परिचायक है। ऑप्शन बी है लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है। ऑप्शन सी है लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करती है। यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये रूढ़िबद्ध लिखा गया है।
ऑप्शन डी है लड़कियों द्वारा लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करती है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। एक सह शिक्षक कक्षा में शिक्षक लड़कों से यह कहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, तो यह टिप्पणी किस ओर जाती है। जातीय भेदभाव का परिचायक है, यह लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है, या लड़के और लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्धता का उदाहरण प्रकट करती है, और लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिक महत्ता को उजागर करती है। तो बताइए इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि इसका आंसर क्या है। तो बताइए इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है एक सह शिक्षक कक्षा में शिक्षक लड़कों से यदि यह कहता है कि लड़के बनो, लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, तो एक रूढ़िबद्धता है जो लड़के और लड़कियों के भेदभाव में रूढ़िबद्धता की धारणा को प्रकट करते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है। समावेशन का इसमें से कौन सा सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो ऑप्शन ए है, यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी है, यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी भी सीख नहीं सकते। ऑप्शन सी है, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। ऑप्शन डी है, यह एक दर्शन के है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार होते हैं। तो बताइए समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा ऑप्शन कर रहा है। ऑप्शन ए है, यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यता के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। तो किसी भी बच्चे को योग्यताओं के अनुसार ना तो नामित करना चाहिए, ना नामांकित करना चाहिए, और ना ही उन्हें अलग करना चाहिए। तो ऑप्शन ए तो हटा ही दीजिए। ऑप्शन बी है, यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी नहीं सीख सकते। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सभी बच्चे कुछ न कुछ विशिष्ट उनमें रहता ही है और सभी बच्चे सीख सकते हैं। तो ऑप्शन बी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी है, यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। यह ऑप्शन थोड़ा ठीक लग रहा है क्योंकि नियमित विद्यालय प्रणाली में सभी बच्चों को समावेशी शिक्षा के अनुसार समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। और ऑप्शन डी है, यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर के विशेष उपहार होते हैं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा, यहाँ पूछा गया है कि एक कथन समावेशन का, समावेशन यानी साथ में सभी बच्चों को एक साथ एक ही कक्षा में पढ़ाया जाता है समावेशन करके। तो यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि ऑप्शन ए है, उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दे। ऑप्शन बी है, उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करे और उन्हें पक्षों में होने वाली चर्चा में शामिल करे। ऑप्शन सी है, उन्हें कक्षा में अलग बिठाए। और ऑप्शन डी है, उन पर ध्यान न दे क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। तो जो वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि वाले बच्चे हैं, उन्हें शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को क्या चाहिए। ऑप्शन ए है, उन्हें बहुत सा लिखित कार्य दे। तो ये सही नहीं है क्योंकि वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को अलग से नामांकित नहीं करना चाहिए। उन्हें समान सभी बच्चों के साथ, सामान्य बच्चों के साथ समान रूप से शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए को हटा दीजिए। ऑप्शन बी है, उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें, उन्हें पक्षों में होने वाली चर्चा में शामिल करें। ऐसे वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि वाले बच्चों को उनके बारे में अधिक जानकारी जुटानी चाहिए और उन्हें सभी पक्षों में शामिल करना चाहिए चर्चा में। ऑप्शन सी है, उन्हें कक्षा में अलग बिठाए, उन्हें कक्षा में अलग नहीं बिठाना चाहिए। तो ऑप्शन सी भी हटा दीजिए। ऑप्शन डी, उन पर ध्यान न दे, उन पर भी ध्यान देना है, सभी को साथ में लेकर चलना है क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। तो ऑप्शन डी भी हटा दीजिए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने से वो उनकी परेशानियां जानकर उन शिक्षण विधियों का प्रयोग करके उनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है। ऑप्शन ए है, बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए। ऑप्शन बी है, उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए क्योंकि उसकी किसी, यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ऑप्शन सी है, उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। ऑप्शन डी है, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। तो एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसके लिए विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में
रखना चाहिए, क्योंकि वह नियमित विद्यालय में रहेगा तो वह सीख पाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी का क्या महत्व रहता है? ऑप्शन ए है आश्रित चर रहता है, ऑप्शन बी स्वतंत्र चर, ऑप्शन सी मध्यस्थ चर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी क्या है? आश्रित चर है, स्वतंत्र चर है या मध्यस्थ चर है या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए आश्रित चर। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी का आश्रित चर महत्व रहता है ना। ऑप्शन तो क्वेश्चन नंबर 6 है, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है। छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। ऑप्शन ए है शिक्षण, ऑप्शन बी है सहानुभूति, ऑप्शन सी समदृष्टि और ऑप्शन डी है प्रेरणा। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ दिया गया है। छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है शिक्षण, सहानुभूति, समदृष्टि या प्रेरणा। छात्र में रुचि उत्पन्न करने के लिए कौन सी कला है जो महत्वपूर्ण है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। यदि आप बच्चों को प्रेरित करेंगे तो बच्चे में रुचि उत्पन्न होगी और रुचि उत्पन्न करने की सबसे महत्वपूर्ण कला प्रेरणा होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्योंकि प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रेरित करना हो। जो प्रारंभिक कक्षा में यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रेरित करना हो। ऑप्शन ए है रटकर याद करने के लिए, जिससे वो प्रत्यायु स्मरण करने में अच्छे बने। ऑप्शन बी है दंडात्मक उपायों का प्रयोग करे, शिक्षक का सम्मान कर सके। ऑप्शन सी है ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सके। ऑप्शन डी है सीखने के लिए, जिससे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए सीखना पसंद करे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? जो प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षा का जो उद्देश्य रहता है वो विद्यार्थियों को किस तरह प्रेरित करेगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? जो प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षा का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रेरित करना हो तो सीखने के लिए, जिसे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए सीखना पसंद करे। यदि वो कुछ अंदर से सीखना चाहते हैं तो वो सीखना पसंद कर रहे हैं तो वो सीख लेंगे, जिज्ञासु बनेंगे। तो ऑप्शन डी ही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है? तो इनमें से कौन सा ऐसा उदाहरण है जो प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है? तो ऑप्शन ए है शारीरिक दंड, ऑप्शन बी है व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम, ऑप्शन सी है प्रयोगात्मक होता है कक्षा, ऑप्शन सी है निरंतर मूल्यांकन तुलनात्मक। यहाँ थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? शारीरिक दंड, व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, प्रतियोगितात्मक कक्षा या निरंतर मूल्यांकन तुलनात्मक। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है? तो व्यक्ति सापेक्ष अधिगम, ऑप्शन बी ही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका है? जो एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका है? अधिनायकीय है, ऑप्शन बी है अनुमति परक है, ऑप्शन सी है सुविधादाता है और ऑप्शन डी है सत्तावादी है। तो बताइए इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा, आपने भी एनसीएफ 2005 के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें एनसीएफ 2005 का शिक्षा में कितना महत्व है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी सुविधादाता के रूप में। जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 है, शिक्षक की भूमिका उसमें सुविधादाता की है। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? ऑप्शन ए है करके सीखने पर, ऑप्शन बी है रटने पर, ऑप्शन सी है समस्या हल करने पर और ऑप्शन डी है यह सभी पर। तो जो एनसीएफ 2005 है इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा करी थी कि एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? या बच्चों के करके सीखने पर बल देता है। रटने पर तो बाल केंद्रित शिक्षा में बल नहीं दिया गया है। समस्या हल करने पर तो यहाँ ऑप्शन ए करके सीखने पर ही सही है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा यह कमेंट करके जरूर बताएं और पहले वाले वीडियो आपने नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर पहले वाले वीडियो देखें और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड कीप विजिटिंग नॉलेज भारती।